स्वागत है आपका श्री शक्ति क्लासेज के इस नए वीडियो में। पिछला जो वीडियो लेक्चर था उसके अंदर हमें अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ रहे थे। कुछ अभिक्रियाओं के प्रकार हमने पढ़ लिए थे, जैसे अपघटनीय अभिक्रियाओं के प्रकार, फिर हमने पढ़ा था द्विविस्थापन जो अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ लिया था, और अंत में हमने पढ़ा था मंद एवं तीव्र अभिक्रिया। आज है वो हम अभिक्रियाओं के प्रकार में आगे शुरू करेंगे। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा सबसे पहले वो रहेगा उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। तो देखो, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है अनुत्क्रमणीय व उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के बारे में तो आपने पहले एक बार तो पढ़ा ही होगा, है याद आ रहा होगा आपको। तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, इसके अंदर सबसे पहले पढ़ते हैं हम अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है? तो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, तो देखो परिभाषा लिखता हूं फटाफट इसकी। वे अभिक्रियाएं जो केवल एक ही दिशा में चलती है या संपन्न होती है, अर्थात केवल अभिकारक से उत्पाद का निर्माण होता है। अभिकारक से केवल उत्पाद का निर्माण होता है, क्या कहलाती है? अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं वो कहलाती है। तो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया परिभाषा क्या होगी? वे अभिक्रियाएं जो केवल एक ही दिशा में चलेगी। अब एक दिशा में किस चलेगी अभी बताऊंगा। आप यहाँ पर ध्यान रखो कि केवल अभिकारक से क्या बनेगा? उत्पाद का ही वो क्या होगा? निर्माण होगा यहाँ पर। तो देखो, जैसे उदाहरण देते हैं यहाँ पर, जैसे C+O2। तो C+O2 है वो अभिक्रिया करके क्या बनाता है? CO2। मतलब कोयला है वो ऑक्सीजन के साथ में जलता है, कोयला ऑक्सीजन के साथ में जलेगा तो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। अब क्या कार्बन डाइऑक्साइड से वापस हम C+O2 बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। हमें पता है ये क्या होते हैं? हमारे अभिकारक होते हैं। अभिकारक बोल दो या अभिकर्मक बोल दो या क्रियाकारक बोल दो, ये अभिकारक होते हैं, ये उत्पाद होते हैं। तो यहाँ से देखो क्या हो रहा है कि अभिकारक से क्या बन रहे? उत्पाद बन रहे। तो देखो वही तो बात कर रहे हैं हम कि केवल अभिकारक से उत्पाद का निर्माण होता है, उत्पाद से अभिकारक का निर्माण नहीं होता है। ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं? अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहते हैं। और ये देखो एक ही दिशा में चल रही, मतलब अभिकारक से उत्पाद बन रहे हैं, उत्पाद से वापस अभिकारक नहीं बन रहे हैं। तो एक तरीके से बोल सकते हो कि जो आपकी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है वो आपकी कौन सा परिवर्तन होता है? भौतिक परिवर्तन या रासायनिक परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन में पुनः जो प्रारंभिक पदार्थ वो प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में पुनः प्रारंभिक पदार्थ वो प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसका मतलब जो आपकी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है वो किसका प्रकार है? आपका रासायनिक परिवर्तन का। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसका एक उदाहरण देते हैं, जैसे CH4 से O2 क्रिया करता है। CH4 होता है आपका मेथेन से ऑक्सीजन क्रिया करेगा, तो ध्यान रखना यहाँ पर आएगा CO2 प्लस का H2, CO2 प्लस का H2 आएगा। तो ये भी जो अभिक्रिया होगी वो आपकी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होगी। और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया को हम इस तीर के निशान से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर ये तीर का निशान है वो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है यहाँ पर। तो ये होगी आपकी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। और यहाँ पर क्या बात ध्यान रखनी, एक तो ये होगी परिभाषा, फिर भाई ये अभिकारक से केवल उत्पाद बनते हैं और ये अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है वो केवल एक ही दिशा में संपन्न होती है। अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं रासायनिक परिवर्तन का क्या है हमारे पास में एक उदाहरण होता है। इसके अलावा यहाँ पर देखो क्या होगा, धीरे धीरे वो अभिकारकों की सांद्रता तो घटती जाएगी और उत्पादों की सांद्रता वो क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी, क्योंकि अभिकारक तो किस में बदल रहे हैं? उत्पाद में बदल रहे हैं ना। इसका मतलब अभिकारक की मात्रा है वो कम होती जा रही है और उत्पाद की मात्रा है वो क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है यहाँ पर। तो अभिकारकों की मात्रा धीरे धीरे कम होते होते क्या हो जाएगी? एक समय आएगा जब क्या हो जाएगी? पूरी तरीके से शून्य हो जाएगी। तो अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में अभिकारकों की सांद्रता है वो शून्य हो सकती है। ठीक है, तो ये आपको कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखने हैं। आगे हम पढ़ते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं को। तो दूसरी हमारी हेडिंग रहेगी इसी के अंदर उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया, अब ये क्या होती है? देखो, वे अभिक्रिया या वे अभिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में
कंपन होती है, अर्थात अभिकारक से उत्पाद बनता है, इसको बोलते हैं अग्र अभिक्रिया। ये भी ध्यान रखना है। अर्थात अभिकारक से उत्पाद तथा उत्पाद से अभिकारकों का निर्माण होता है। तो इस बार क्या हो जाएगा कि वे अभिक्रियाएं होगी जो उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, वे अभिक्रियाएं कहलाएगी जो क्या चलती है, दोनों दिशाओं में चलती है। दोनों दिशाओं में चलने का मतलब अभिकारक से उत्पाद बन जाएंगे, जिसको हम अग्र अभिक्रिया बोलेंगे, और उत्पाद से वापस अगर अभिकारक बन गया तो उसको हम बोलेंगे प्रतीप अभिक्रिया। और यहाँ पर देख रहे हो कि अभिकारक से उत्पाद, उत्पाद से अभिकारक, तो इसका मतलब ये जो इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं होती है उनको हम क्या बोलते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो उत्क्रमणीय अभिक्रिया का एक उदाहरण देखते हैं हम। तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया का एक उदाहरण हम देखते हैं N2 प्लस का H2, इससे क्या बनता है आपका NH3। अब ध्यान रखना उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं को मैंने पहले भी आपका जो लिखने के चरण पढ़ाया था आपको, रासायनिक समीकरण लिखने के चरण, उसमें बताया था कि अभिक्रिया अगर उत्क्रमणीय हो तो वहां पर हम इस प्रकार से एरो का निशान है वो लगाएंगे यहाँ पर। ठीक है, आधे आधे तीरों का ये निशान लगेगा। ये किसको प्रदर्शित करेगा, जो अभिक्रिया है वो क्या है, उत्क्रमणीय है। तो उत्क्रमणीय है तो किस प्रकार से ये उत्क्रमणीय, अग्र अभिक्रिया कौन सी है और पश्च अभिक्रिया कौन सी है। तो यहाँ पर देखो N2 प्लस H2 है, N2 प्लस H2 अभिक्रिया करके किसका निर्माण कर रहे हैं, NH3 का निर्माण कर रहे हैं। तो ये अभिकारक से क्या बन रहे हैं, पहले उत्पाद बन रहे हैं ना, तो यहाँ पर बना दो आप अग्र अभिक्रिया, पहले लिखते हैं इसके लिए अग्र अभिक्रिया कौन सी होगी, तो अग्र अभिक्रिया। तो अभिक्रिया में पहले अभिकारक लिख दो N2 प्लस H2, N2 प्लस H2 किसमें बदल रहा है, अब यहाँ पर केवल तीर का निशान लगाओगे। ठीक है, क्योंकि आपको केवल अग्र अभिक्रिया लिखनी है, दोनों उत्क्रमणीय लिखनी होती तब हम दोनों अग्र और प्रतीप को साथ में लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर एरो का निशान लगाते हैं। हमारे केवल अग्र अभिक्रिया लिखनी है तो यहाँ पर हम इस प्रकार से एरो का निशान बनाएंगे और क्या बन गया आपका NH3 बन गया। ठीक है, अब यहाँ पर ये अगर पश्च अभिक्रिया की, पश्च या प्रतीप अभिक्रिया, पश्च या प्रतीप अभिक्रिया दोनों एक ही नाम है, पश्च या प्रतीप। तो ये कौन सी होगी भाई, अभिकारक से उत्पाद बना हो तो कौन सी होगी, अग्र अभिक्रिया होगी। अब उत्पाद से वापस अभिकारक बनते हैं वो कौन सी हो जाएगा आपकी, पश्च अभिक्रिया। तो इसका मतलब है NH3 से क्या बनेगा, अगर N2 प्लस H2 बनेगा तो वो किसका उदाहरण हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा पश्च या प्रतीप अभिक्रियाओं का। तो इसकी परिभाषा समझ में आनी चाहिए कि परिभाषा क्या है। ये हमने इस प्रकार से उदाहरण है वो देख लिया था, एक उदाहरण इसका और देख लेते हैं। जैसे H2CO3 अभिक्रिया करता है जब H2O के साथ में, तो यहाँ पर बनता है आपका OH माइनस और HCO3 माइनस। ठीक है, एक H प्लस, मतलब यहाँ पर अभिक्रिया संतुलित नहीं, संतुलित कर लेंगे। तो ये H2CO3 ये क्या होता है आपका कार्बनिक अम्ल होता है ना, तो कार्बनिक अम्ल अभिक्रिया करता है जब जल के साथ में, तो बनता है आपका HCO3 और प्लस का हाइड्रोक्सिल यहाँ पर आयन है वो बन जाता है। तो यहाँ पर भी है वो, ये जो अभिक्रिया है वो आपकी उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। तो हम यहाँ पर तीर का निशान ये नहीं लगाएंगे, हम इस प्रकार से इसमें तीर का निशान लगा देंगे। इसके लिए भी अगर अग्र अभिक्रिया की बात करेंगे तो कौन सी होगी, H2CO3 प्लस H2 मिलकर किसका निर्माण करेंगे, OH माइनस HCO3 का, ये हो जाएगा अग्र अभिक्रिया। और पश्च अभिक्रिया की बात करें तो आप इसको उल्टा लिख करके लिख दो। और जब भी अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया लिखते हो तो बीच में क्या लगाना है आपको, ये इस प्रकार का तीर का निशान लगाना है। और जब भी उत्क्रमणीय अभिक्रिया लिखते हो तो ये इस प्रकार का तीर का निशान लगाना है। ठीक है, अब जैसे हमने पढ़ा था कि जो हमारे अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया उनमें अभिकारकों की मात्रा वो धीरे धीरे वो कम होती जाती है और उत्पादों की मात्रा वो बढ़ती जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर क्योंकि अभिकारक है वो उत्पाद बदल रहे हैं, तो कुछ मात्रा में, जैसे अभिकारक है वो कुछ मात्रा में उत्पाद बदल जाएंगे, तो फिर उत्पाद है वापस किस में बदलना शुरू हो जाएंगे भाई, अभिकारक उत्पाद में बदले वापस से उत्पाद कुछ मात्रा में बन गए तो वापस से वो क्या हो जाएगा, जो उत्पाद है उत्पाद से वापस क्या बनने लग जाएंगे, अभिकारक बनने लग जाएंगे। तो कहने का मतलब जो उत्क्रमणीय अभिक्रिया होगी उसमें अभिकारकों की सांद्रता है वो कभी भी शून्य नहीं होगी। और ये अभिक्रियाएं हैं वो क्या होती जाएगी, चलती ही जाएगी भाई, अभिकारक से उत्पाद, उत्पाद से अभिकारक, अभिकारक से वापस उत्पाद। ठीक है, उत्पाद से वापस अभिकारक बन गया। तो अभिक्रिया चलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, अभिकारक की आवश्यकता होती है। तो अभिकारक से उत्पाद बना,
जितनी कमी हुई उतनी वापस से उत्पाद से क्या बन गया, आपका अभिकारक बन गया। तो इसका मतलब जो उत्क्रमणीय अभिक्रिया एक बार उनको स्टार्ट करवा दिया तो फिर वो चलती ही जाती है। कोई मतलब एक विशेष परिस्थिति बना दी तब मतलब होता है। ऐसे मान लो किसी अभिक्रिया में से गैस निकलती है, ठीक है, जैसे यहाँ पर N2+H2 है, यहाँ पर ये सारी क्या होती है, गैसें ही होती है ना ये। तो अगर हम इसको बंद पात्र में नहीं करवाएंगे तो बंद पात्र में नहीं करवाने से क्या होगा, अभिक्रिया है जो अभिकारक N2+H2 ये अभिक्रिया करके अमोनिया तो बनाएंगे, लेकिन अगर हम बंद पात्र में नहीं कराएंगे तो जो अमोनिया गैस है वो क्या हो जाएगी, वायुमंडल के अंदर वो मिल जाएगी। तो फिर वापस से अमोनिया गैस N2+H2 का निर्माण कैसे हो सकता है। तो जो भी गैस की अभिक्रिया होगी, जो भी जिसको हमारे को मतलब लगातार करवाते जाना है, तो उस अभिक्रिया के लिए हमारे को एक विशेष परिस्थिति की आवश्यकता होती है, चाहे वो बंद पात्र हो, दाब हो, कुछ अन्य हो, जो भी है, मतलब एक विशेष परिस्थिति हमारे को चाहिए अगर हमारे को इसको संपन्न करवाते रहना है, ठीक है। और अभिकारकों की मात्रा इसके अंदर वो कभी भी शून्य नहीं होगी, क्योंकि वहां पर बता दिया कारण कि अभिकारक से उत्पाद, उत्पाद से वापस अभिकारक बनते हैं, ठीक है। तो ये इस प्रकार से होगी आपकी उत्क्रमणीय अभिक्रिया। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है हमारे यहाँ पर जो मतलब हम क्या करते हैं, श्वास लेते हैं, तो श्वास के साथ में हम क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। अब हमारे रक्त होता है, आपने पढ़ा होगा ये कि जो रक्त है वही क्या करता है, जो ऑक्सीजन है उसका परिवहन करता है ना। रक्त ही वापस क्या लेकर आता है, वापस से CO2 लेकर आता है। भाई जैसे ही हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तो ऑक्सीजन फेफड़ों की सहायता से किसको दी जाती है, फेफड़ों की सहायता से फेफड़े दे देते हैं किसको, रक्त को दे देते हैं। और रक्त क्या करता है, पूरे शरीर के अंदर जाता है और वहां पर सबको क्या करता है, O2 प्रदान करता है। अब जो भी कुछ ऐसे अंग है जो क्या करते हैं, CO2 का उत्सर्जन करते हैं, तो CO2 का वापस से शरीर से बाहर लाना भी आवश्यक है। इसलिए CO2 को बाहर लाने के लिए जो CO2 किसके साथ में मिल जाती है, रक्त के साथ में मिल जाती है। तो इस प्रकार से रक्त है वो O2 ग्रहण करता है, फिर CO2 का निष्कासन कर देता है, फिर से O2 ग्रहण करता है, फिर CO2 का निष्कासन करता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो O2 से CO2, CO2 से O2, इनका इस प्रकार से निष्कासन हो रहा है। मतलब ये भी एक हमारा जो रक्त में हीमोग्लोबिन द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन और O2 का निष्कासन करना, ये भी हमारा क्या है, किस प्रकार के अभिक्रिया का उदाहरण है, उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं का क्या है, उदाहरण है। तो ये तो होगी हमारी उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, ठीक है। अब आपकी मेनली जो बड़ी मतलब बात करें तो आपकी जो ये अभिक्रियाओं के प्रकार है वो इतने ही है, ठीक है। अब थोड़ी सी बड़ी हेडिंग हम लिखेंगे जो थोड़ी सी ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो भी अभिक्रियाओं के प्रकार ही है लेकिन वो थोड़ी सी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो यहां तक आपके अभिक्रियाओं के जो प्रकार है वो संपन्न हो गए हैं, ठीक है। अभिक्रियाओं के प्रकार हमने कितने पढ़ लिए, देखो एक तो हो गया संयुग्मन अभिक्रिया, ठीक है, उसके बाद में हो गया विस्थापन अभिक्रिया, उसके बाद में हो गया द्विविस्थापन अभिक्रिया, उसके बाद में हो गया आपका अपघटनीय अभिक्रिया, और उसके बाद में मंद एवं तीव्र अभिक्रिया, और उसके बाद में आपके आ गई थी कौन सी मतलब वो ये आज जो हमने पढ़ी है अनुत्क्रमणीय और उत्क्रमणीय अभिक्रिया। मतलब अभी तक कितने प्रकार हो गए आपके, 6 प्रकार है वो हो गए अभिक्रियाओं के प्रकार में। तो बिल्कुल ये आसान है, इनको अच्छे से समझना है, कोई गलती नहीं करनी। उदाहरण भी आपको याद रखने हैं क्योंकि बिना उदाहरण आप कैसे समझाओगे कि ये कौन सी अभिक्रिया है। तो अब हम अगले जो है वो अभिक्रिया पढ़ते हैं, वो है हमारी ऑक्सीकरण और अपचयन। अब पढ़ेंगे ऑक्सीकरण व अपचयन के बारे में। तो सबसे पहले यहां पर जो ऑक्सीकरण अपचयन है, ऑक्सीकरण अपचयन की परिभाषाएं हैं वो 4 प्रकारों से दी जाती है, ठीक है। तो हम यहां पर सबसे पहले पढ़ेंगे कि ऑक्सीजन के आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट रहेगा इसके अंदर कि ऑक्सीजन के आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन, ऑक्सीकरण अपचयन। तो इसके अंदर सबसे पहली परिभाषा पढ़ते हैं ऑक्सीकरण की, कि ऑक्सीकरण क्या होता है। तो नाम से जैसे पता चल रहा है यहाँ पर ऑक्सीकरण मतलब वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन का संयोग होता है, जिसके अंदर ऑक्सीजन संयोग होता है, जिसके अंदर ऑक्सीजन जुड़ता है, वो क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो परिभाषा लिख देते हैं, तो वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन का संयोग होता है क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण कहलाती है। जिसका एक उदाहरण देखते हैं इसका, जैसे Mg प्लस का O2, ठीक है, और इससे बनता क्या है, Mg प्लस O2 से क्या बनता है, MgO। तो यहां पर देखो Mg के साथ में वो क्या जुड़ा है, ऑक्सीजन जुड़ा है, यहाँ पर जाके संतुलित कर दो इसको,
ठीक है। तो यहाँ पर Mg के साथ में ऑक्सीजन जुड़ा ना यहाँ पर, इसका मतलब Mg का MgO में क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है। ऑक्सीकरण नाम से ही पता चल रहा है कि ऑक्सीकरण मतलब जिसमें ऑक्सीजन, वह अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन का क्या होगा, संयोग होगा, वो क्या कहलाएगी, हमारी ऑक्सीकरण कहलाएगी। अब यहाँ पर किसके साथ में संयोग हुआ है, Mg का ऑक्सीजन के साथ में संयोग हुआ है ना, तो Mg है, तो Mg यहाँ पर Mg अकेला था, लेकिन यहाँ पर जाके क्या बन गया, MgO मतलब Mg के साथ में क्या जुड़ गया, ऑक्सीजन जुड़ गया। इसका मतलब Mg से MgO क्या बना आपका, उसका क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ है। ऐसे नहीं है कि आप O2 से MgO लिख दो, नहीं ऐसा नहीं लिखना है, ठीक है। इसका एक उदाहरण और देख लेते हैं, जैसे सल्फर प्लस O2, इससे क्या बनता है आपका सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर भी सल्फर है, सल्फर के साथ में किसका योग हुआ है, ऑक्सीजन का योग हुआ है, तभी तो क्या बना है, SO2 बना है ना। इसका मतलब यहाँ पर भी जो आपका S से SO2 में क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं अपचयन। तो अपचयन अभिक्रियाएं मतलब वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन का क्या होता है, इसका उल्टा हो जाएगा, जिनमें ऑक्सीजन का निष्कासन होता है। निष्कासन होता है, ठीक है। तो वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन का निष्कासन होगा वो क्या कहलाएगी, हमारी अपचयन अभिक्रिया कहलाएगी, ऑक्सीजन के आधार पर बढ़ रहे हैं। तो जैसे सबसे पहले बात करते हैं, जैसे पोटेशियम क्लोरेट KClO3, जैसे इसको हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे, ठीक है, MnO2 की उपस्थिति में, चलो तो कोई बात नहीं, KClO3 है, उसको गर्म करेंगे, तो गर्म करते यहाँ पर ये टूट जाएगा KCl प्लस का O2 में। तो यहाँ पर देखो KClO3 जो यहाँ पर KCl के साथ में ऑक्सीजन था, वो यहाँ पर इस अभिक्रिया में जाके यहाँ पर क्या हो गया, ऑक्सीजन यहाँ पर निष्कासित हो गया ना, ऑक्सीजन निकल गया ना। इसका मतलब ये जो अभिक्रिया है, मतलब यहाँ पर KClO3 का KCl में क्या हुआ है, अपचयन हुआ है। KClO3 का KCl में क्या हुआ है, अपचयन हुआ है। एक उदाहरण और देख लेते हैं, जैसे MgO है, वो क्या होंगे आपके बदल जाएंगे Mg प्लस O2 में। तो यहाँ पर भी क्या हुआ है, देखो Mg का है, Mg के साथ में जो ऑक्सीजन था उसका निष्कासन हो गया, इसलिए क्या बन गया Mg प्लस O2, मतलब यहाँ पर भी ऑक्सीजन का निष्कासन। इसका मतलब ये भी अभिक्रिया कौन सी होगी, आपकी अपचयन अभिक्रिया ही होगी। तो ये हो गया अपचयन अभिक्रिया, और ये होगी ऑक्सीकरण अभिक्रिया, किसके आधार पर, ऑक्सीजन के आधार पर। बिल्कुल सिंपल है। ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन के आधार पर बात करेंगे तो ऑक्सीकरण मतलब जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है वो अभिक्रिया क्या कहलाएगी, ऑक्सीकरण कहलाएगी। और जिनमें ऑक्सीजन का निष्कासन होता है वो क्या कहलाएगी आपकी, वो कहलाएगी अपचयन अभिक्रिया, ठीक है। ये तो हो गया आपका ऑक्सीकरण है, और अपचयन है वो ऑक्सीजन के आधार पर। अब अगला हमारा रहेगा कि ऑक्सीकरण अपचयन है वो किसके आधार पर, हाइड्रोजन के आधार पर। तो हाइड्रोजन के आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन। तो सबसे पहले पढ़ते हैं ऑक्सीकरण के बारे में। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण वे कहेंगे मतलब वे अभिक्रियाएं जिनमें हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, वे अभिक्रियाएं जिनमें हाइड्रोजन का निष्कासन होता है। ये जो शुरुआत के दो आप अच्छे से समझ लोगे, ऑक्सीजन का निष्कासन होता है उसको क्या कहते हैं, ऑक्सीजन का संयोग होता है उसे क्या कहते हैं, और हाइड्रोजन का निष्कासन होता है उसे क्या कहते हैं, और हाइड्रोजन का संयोग होता है उसे क्या कहते हैं। तो आगे के जो आगे दो और आएंगे जिनके आधार पर हम ऑक्सीकरण अपचयन की परिभाषाएं देंगे, वो समझना आपके लिए आसान रहेगा। तो वे अभिक्रियाएं जिनमें हाइड्रोजन का निष्कासन होता है क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण कहलाती है, ठीक है। इसका एक उदाहरण देख लेते हैं हमें, जैसे H2S है वो अभिक्रिया करेगा आपका ऑक्सीजन के साथ में, तो यहाँ पर आपका बन जाएगा H2O प्लस का सल्फर, ठीक है। तो यहाँ पर है वो आप क्या देख पा रहे हो कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये वे अभिक्रिया जिनमें हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, निष्कासन हो रहा है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का निष्कासन हो रहा है क्या, यहाँ पर हाइड्रोजन का निष्कासन हो रहा है क्या, या नहीं हो रहा है। चलो एक उदाहरण और देख लेते हैं, जैसे CH3CH2OH, इससे क्या बनता है आपका CH3CHO प्लस का H2। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ना कि यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन है, देखो पहले यहाँ पर इसको बोलते हैं एथेनॉल, ये क्या होता है आपका एथेनॉल, ठीक है, और एथेनॉल से बन गया एथेनेल। तो यहाँ पर देखो एथेनेल, तो यहाँ पर देखो CH3CH2OH, तो यहाँ पर देखो H कितने थे, इस साइड में देखो 2 और 3 थे, लेकिन अब कितना बच गया, यहाँ पर एक ही बच गया। इसका मतलब 2 है वो क्या हो गया, H2 है वो आपके क्या हो गए, निकल गए। मतलब वे अभिक्रियाएं जिनमें हाइड्रोजन का निष्कासन होता है वो हमारे क्या कहलाएगी, यहाँ पर वो कहलाएगी हमारी
जो ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और ऊपर वाले में देखो H2 प्लस O2, तो यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हो कि यहाँ पर दो चीजें आपको दिख रही है कि एक तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है ना, यहाँ पर ऑक्सीजन देखो इस H2S में जुड़ रहा है, तो यहाँ पर H2S का H2O में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीजन के आधार पर भी पता चल रहा है, और हाइड्रोजन के निष्कासन के आधार पर पता चल रहा है कि यहाँ पर क्या हो गया, H2S है, इसमें से H2 का क्या हो गया, निष्कासन हो गया, तभी तो यहाँ पर H2 बना है ना। तो यहाँ पर देखो H2S में से H2 का निष्कासन हो गया, ऐसा बोल सकते हो, या फिर बोल सकते हो H2S में वो ऑक्सीजन का क्या हो गया, संयोग हो गया। तो ये इस प्रकार से क्या होती है, आपके ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है, किसके आधार पर, हाइड्रोजन के आधार पर। ये हो गया ऑक्सीकरण की अभिक्रिया, ठीक है। ये भी ध्यान रखना कैसे किया, देखो एथेनॉल होता है, एथेनॉल हो गया, यहाँ पर दो हाइड्रोजन निकल गए, तो ये आपकी इस प्रकार से हाइड्रोजन का निष्कासन हो गया, मतलब कौन सी अभिक्रिया होगी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गई। ये जितनी भी अभिक्रिया है वो आपको सबको है वो याद करनी है, अच्छे से तरीके से करना है आपको। कुछ बच्चे गलतियां कर देते हैं, जैसे लिखता हूँ ऐसे लिखना है, H2S लिखा है, कुछ बच्चे ऐसे कर देते हैं SH2, ऐसा नहीं, जैसा लिखा गया वैसा ही लिखना है आपको। अब बात करते हैं अपचयन की, तो इसका उल्टा हो जाएगा, अपचयन क्या हो जाएगा भाई, वे अभिक्रिया जिनमें हाइड्रोजन का संयोग होता है, तो वे अभिक्रिया जिनमें हाइड्रोजन का संयोग होता है क्या कहलाती है, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। तो जैसे उदाहरण देते हैं हम, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसकी अभिक्रिया करवाएंगे जब H2 के साथ में, निकल उत्प्रेरक बनेगा CH3CH3। इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। रासायनिक समीकरण जो समीकरणों के लिखने के चरण थे उसमें हमने देखा था कि वो किस प्रकार से एथीन, ये होता है एथीन, एथीन से एथेन बनता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, CH2 के साथ में क्या जुड़ रहा है, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2 के साथ में क्या जुड़ रहा है, H2 जुड़ रहा है ना। तो यहाँ पर देखो H2 जुड़ रहा है, मतलब H2 का संयोग हो रहा है, तो और जिसका हाइड्रोजन का संयोग होता है वो क्या कहलाती है, हमारी अपचयन अभिक्रिया कहलाती है ना यहाँ पर। तो ये इस प्रकार से होगी अपचयन और ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, किसके आधार पर, हाइड्रोजन के आधार पर। तो यहाँ पर आपको सिंपल भाषा में समझना है, देखो ऑक्सीकरण मतलब जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है, तो आप ऐसे याद रखो कि वे अभिक्रिया जिनमें ऑक्सीजन का संयोग होता है। अब ऑक्सीजन का संयोग होता है, हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, ऑक्सीजन का संयोग होता है तो हाइड्रोजन का क्या होगा, निष्कासन होगा। और अपचयन कौन सी होगी, क्योंकि अपचयन में तो ऑक्सीजन का संयोग होने से रहा, तो आप लिखोगे कि अपचयन अभिक्रिया वे होती है जिनमें ऑक्सीजन का तो निष्कासन होता है। अब ऑक्सीजन का निष्कासन हो रहा है, मतलब किसका संयोग होगा, हाइड्रोजन का संयोग होगा। तो पहले वाले के ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन का संयोग, ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन का संयोग, ऑक्सीजन का संयोग तो हाइड्रोजन का निष्कासन। अगर ऑक्सीकरण की ये परिभाषा की तो अब सेम टू सेम है, अपचयन की तो ये परिभाषा आने से नहीं, इसका उल्टा ही होगा ना। तो ऑक्सीजन का संयोग होता है उसको ऑक्सीकरण बोलते हैं, तो ऑक्सीजन का निष्कासन है उसको क्या बोल देंगे, अपचयन बोल देंगे। और ऑक्सीजन का निष्कासन हो गया तो हाइड्रोजन का वो क्या होगा, संयोग होगा। तो ये इस प्रकार से हमने देख लिया। यहाँ पर तो देखा था कि यहाँ पर हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, निष्कासन हो रहा है, देखो यहाँ पर H2 का निष्कासन, यहाँ पर H2 का निष्कासन, और यहाँ पर H2 का क्या हो रहा है, संयोग। जो भी इस साइड में लिखे जाते हैं इसका मतलब वहां पर संयोग हुआ है, जो भी इस साइड में लिखे जाते हैं ना इसका मतलब वहां पर वो जुड़े हैं, और इस साइड में जो भी लिखे हैं इसका मतलब उनका मतलब वियोजन हुआ है, मतलब वो बने हैं ना वापस से, ठीक है। यहाँ पर तो हमने अभिकारक लिए थे, उनको साथ में रखे थे, फिर जाके उत्पाद बने थे। तो ये हो गया आपके ऑक्सीकरण और अपचयन। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, आपको बताना है वो उसका ऑक्सीकरण हो रहा है या फिर अपचयन हो रहा है। जैसे ये, तो बताओ इसका ऑक्सीकरण हो रहा है या फिर अपचयन हो रहा है। तो यहाँ पर आपको ऑक्सीजन दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है ना, तो इसका मतलब आप ऑक्सीजन के आधार पर नहीं बता सकते हो, आप किसके आधार पर बताओगे, आप बताओगे हाइड्रोजन के संयोग और वियोजन के आधार पर। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का संयोग हो रहा है या वियोजन हो रहा है, बताओ। हाइड्रोजन है वो, उसका संयोग हो रहा है या वियोजन हो रहा है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का हो रहा है संयोग, कैसे, H2 है वो Cl2 के साथ में जुड़ रहा है, जुड़ के ही तो HCl बन रहा है ना यहाँ पर। अगर ये अभिक्रिया ऐसे होती, HCl से H2 प्लस का Cl2 बनता, तब यहाँ पर आप क्या बोलते, ये कौन सी अभिक्रिया होती है आपकी, ऑक्सीकरण। क्यों होती, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन HCl है वो टूट रहा है, किसमें, H2 में टूट रहा नहीं यहाँ पर। इसका मतलब आपको हाइड्रोजन को ही देखना है, Cl को नहीं देखना है कि Cl टूट रहा है Cl2 में, नहीं, ऐसा नहीं देखना है, क्योंकि आपकी परिभाषा हाइड्रोजन या ऑक्सीजन के आधार पर पढ़ रहे हो तो उसी को देखना है कि हाइड्रोजन जुड़ रहा है टूट रहा है। तो यहाँ पर तो हाइड्रोजन जुड़ रहा था किसी के साथ में, लेकिन यहाँ से हाइड्रोजन निकल रहा था। इसका मतलब जब भी हाइड्रोजन का संयोग होता है, तो हाइड्रोजन का संयोग होता है उसको हम क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। मतलब ये अभिक्रिया कौन सी होगी आपकी, अपचयन होगी। और ये अभिक्रिया जो नीचे वाली वो कौन सी हो जाएगी आपकी, ऑक्सीकरण हो जाएगी।
तो आपको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के आधार पर ये वो इनको देखना है। तो ये होगी आपकी ऑक्सीकरण अपचयन किसके आधार पर? हाइड्रोजन के आधार पर। अब आगे हम पढ़ते हैं ऑक्सीकरण अपचयन विद्युत धनी और विद्युत ऋणी तत्व के आधार पर। तो देखो सबसे पहले विद्युत धनी और विद्युत ऋणी तत्व के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि विद्युत धनी क्या होता है और विद्युत ऋणी क्या होता है। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं विद्युत धनी, और एक होता है विद्युत ऋणी। विद्युत धनी और विद्युत ऋणी। अब विद्युत धनी क्या होता है? विद्युत धनी है वो क्या होता है? तो नाम से पता चल रहा है विद्युत धनी मतलब जिसके ऊपर धनावेश होगा वो क्या होगा? विद्युत धनी होगा, और जिसके ऊपर ऋणावेश होगा वो क्या होगा? आपका विद्युत ऋणी होगा। तो मतलब विद्युत धनी जिसके ऊपर भी धनावेश होता है वो सारे क्या होते हैं? विद्युत धनी होते हैं, और जिसके ऊपर भी ऋणावेश होता है वो सारे क्या होते हैं? आपके विद्युत ऋणी होते हैं। तो यहाँ पर देखो बात करते हैं विद्युत ऋणी की। तो यहाँ पर देखो ऑक्सीजन की बात करते हैं, क्योंकि हम ऑक्सीजन हाइड्रोजन के आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन पढ़ रहे थे ना अभी। तो यहाँ पर हाइड्रोजन ले लिया और यहाँ पर ऑक्सीजन ले लिया, यहाँ पर ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन। अब इनमें देखना है इनमें से कौन सा विद्युत धनी है और कौन सा विद्युत ऋणी है। तो कौन सा विद्युत धनी कौन सा विद्युत ऋणी देखने के लिए हमारे को यहाँ पर क्या देखना पड़ेगा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, उनमें से वो मतलब किसके पास में मतलब उसकी कितनी संयोजकता होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8 होता है ना यहाँ पर। तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक हो गया 8। तो 8 हो गया, तो यहाँ पर इसको अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए किसके रूप में जाना पड़ेगा? नियोन के रूप में, मतलब 10 नंबर पे आता है। इसका मतलब उसको 2 इलेक्ट्रॉन क्या करने पड़ेंगे? ग्रहण करने पड़ेंगे ना, तभी तो ये किस में जाएगा? 8 से किस में जाएगा? 10 में जाएगा। इसका मतलब इसको 2 ऑक्सीजन मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, मतलब इसके ऊपर क्या आ गया? ऋणावेश आ गया। हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के ऊपर क्या आ जाएगा? आपका प्लस आ जाएगा। वो 1 इलेक्ट्रॉन का क्या कर देगा? त्याग कर देगा अष्टक पूर्ण करने के लिए। ठीक है। वैसे हाइड्रोजन 2 संयोजकता प्रदर्शित करता है। हाइड्रोजन -1 भी प्रदर्शित करता है। ठीक है। हाइड्रोजन +1 भी प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर हम जो हाइड्रोजन संयोजकता +1 प्रदर्शित करता है उसी का हम अध्ययन करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर विद्युत धनी कौन सा हो गया? आपका H+ हो गया। विद्युत ऋणी कौन सा हो गया? O2- हो गया। सीधा पता चल रहा है O के ऊपर माइनस है मतलब ये विद्युत ऋणी है, और जो H के ऊपर प्लस है इसका मतलब ये क्या है? विद्युत धनी है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। ये समझ में आ गया तो आगे 2 परिभाषाएं पढ़ेंगे वो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक है। समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले पढ़ते हैं विद्युत धनी तत्व के आधार पर ऑक्सीकरण व अपचयन। ठीक है। विद्युत धनी कौन सा होता है? H+ होता है। तो यहाँ पर विद्युत धनी के आधार पर मेरे को बताओ, सबसे पहले पढ़ते हैं हम ऑक्सीकरण की अभिक्रिया। तो मतलब ऑक्सीकरण किसे कहते हैं? तो मतलब यहाँ पर विद्युत धनी तत्व का संयोग होगा तब ऑक्सीकरण कहलाएगा, या विद्युत धनी तत्व का निष्कासन होगा तब वो ये ऑक्सीकरण कहलाएगा। तो विद्युत धनी तत्व नाम सुनते ही आपको दिमाग में आना चाहिए कि यहाँ पर H की बात हो रही है, हाइड्रोजन की बात हो रही है। और हमने हाइड्रोजन के आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन पढ़ दिया था कि मतलब हाइड्रोजन का जब भी क्या होता है? निष्कासन होता है, क्योंकि ऑक्सीजन का संयोग होगा तब ऑक्सीकरण कहलाएगा। तो हाइड्रोजन का निष्कासन होता है तब ऑक्सीकरण कहलाएगा। इसका मतलब हाइड्रोजन का निष्कासन होता है तब उसको ऑक्सीकरण कहते हैं। और हाइड्रोजन का निष्कासन, इसका मतलब किसका निष्कासन? विद्युत धनी तत्व का निष्कासन। इसका मतलब यहाँ पर लिख देंगे कि वे अभिक्रियाएं जिनमें क्या होता है? जिनमें विद्युत धनी तत्वों का निष्कासन होता है। ठीक है भाई। हमने पहले 2 अभिक्रियाएं पढ़ी थी, पहली और दूसरी अभिक्रिया। पहली अभिक्रिया तो ऑक्सीजन के आधार पर, दूसरी हाइड्रोजन के आधार पर। ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि सारी अभिक्रियाएं वो ऑक्सीजन जुड़े और हाइड्रोजन जुड़े, उन्हीं के आधार पर हम ऑक्सीकरण अपचयन बताए। ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन नहीं होते थे, फिर भी हमारे को बताना तो पड़ेगा ना कि उनका ऑक्सीकरण हो रहा है या फिर उनका अपचयन हो रहा है। तो वो हम इस आधार पर देख लेंगे। जिनमें भी विद्युत धनी तत्व मतलब जिसके ऊपर प्लस आवेश होगा, ठीक है, तो वो हम हाइड्रोजन के आधार पर देख लेंगे। तो वे अभिक्रियाएं जिनमें विद्युत धनी तत्वों का क्या होता है? निष्कासन होता है, वो क्या कहलाती है? आपकी ऑक्सीकरण कहलाती है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हम उदाहरण देखते हैं, जैसे Ki+Cl2, इससे आपका बन गया KCl+ का I2। KCl है ना, KCl+ का I2। ठीक है। तो यहां से आपको चेक करना है क्या यहाँ पर विद्युत धनी तत्व का है वो निष्कासन हो रहा है या नहीं हो रहा है। विद्युत धनी जिसके ऊपर प्लस है उसका निष्कासन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर Ki में से, क्योंकि Ki आपको अणु दिख रहा है, तो Ki में से विद्युत धनी तत्व कौन सा होगा, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको है वो
1 से लेकर 30 तक के वो मतलब क्या पता होने चाहिए, तत्व पता होने चाहिए। तो पोटेशियम की बात करते हैं, तो पोटेशियम है, पोटेशियम कितने नंबर पे आता है, 19 नंबर पे आता है, ठीक है। अब ये याद होगा तो आप फटाफट से बोल दोगे 19 नंबर पे आता है। 19 से उसको किस पे जाना है, एक्रिय गैस मतलब उत्कृष्ट गैस का विन्यास प्राप्त करना है तो 18 पे जाना है, और 19 से 18 पे जाने के लिए उसको 1 इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा। त्यागेगा तो क्या आएगा, धनावेश आएगा। इसका मतलब के के ऊपर क्या होता है, प्लस होता है। के के ऊपर प्लस होता है तो आयोडीन के ऊपर क्या होगा, माइनस होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर देखो क्या के का है वो निष्कासन हो रहा है या नहीं हो रहा है। इस के आई है वो उस साइड में जाके भी के आई रह रहा है, या फिर के आई है वो उस साइड में जाके के आई नहीं रह रहा है। के इस आई के साथ में जो के वो उसका वो निकल गया है, या फिर अभी भी उसके साथ में है। तो यहाँ पर इस साइड में आओ तो यहाँ पर देख पा रहे हो आप, यहाँ पर के वो क्या हो गया, आई के साथ में नहीं है, मतलब आई ने क्या कर दिया, के को यहाँ से निकाल दिया। मतलब यहाँ पर जो विद्युत धनी तत्व है ये देखो प्लस है ना, वैसे इसका मतलब ये विद्युत धनी तत्व है उसका क्या हो गया, निष्कासन हो गया। मतलब यह अभिक्रिया कहलाएगी, क्या कहलाएगी, आपके ऑक्सीकरण कहलाएगी। तो वे अभिक्रिया जिनमें विद्युत धनी तत्वों का निष्कासन होता है, जिनके ऊपर प्लस आवेश होता है उसका निष्कासन हो गया। तो यहाँ पर देखो के ऊपर प्लस आवेश था, अब वो उसका निष्कासन कब नहीं होता, जब वो के आई था यहाँ पर, और यहाँ पर भी क्या बनता आपका के आई बनता, तभी वो उसका क्या होगा, निष्कासन नहीं होता। तो यहाँ पर तो क्या हो गया, के का है वो निष्कासन हो गया, और वो किसके साथ में जुड़ गया, सीएल के साथ में जुड़ गया। तो ये क्या हो गया, आपकी जो अभिक्रिया ऑक्सीकरण होगी यहाँ पर, ठीक है। एक इसका उदाहरण और देख लेते हैं, जैसे H2S प्लस का Cl2, तो H2S प्लस Cl2 से बनता है आपका HCl प्लस का S। तो यहां से बताओ क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीकरण हो रहा है या अपचयन हो रहा है। तो यहां से आप देखो, आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि यहाँ पर दो तरीके से देख सकते हो। यहाँ पर तो हाइड्रोजन भी आ रहा है, तो हाइड्रोजन के आधार पर भी ऑक्सीकरण अपचयन देख सकते हो, और एक किसके आधार पर, यहाँ पर विद्युत धनी और विद्युत ऋणी तत्व के अनुसार भी देख सकते हो। तो यहाँ पर देखो H2S की बात करें तो H2S में H2S में बात करेंगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन पर क्या रहेगा, प्लस रहेगा, इसके ऊपर क्या रहेगा, माइनस रहेगा। तो यहाँ पर देखो क्या इस साइड में जाके वहां पर भी H2S बन रहा है, या फिर सल्फर है और H2 है वो अलग हो गए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो यहाँ पर सल्फर अलग हो गया, हाइड्रोजन अलग हो गया। इसका मतलब यहाँ पर भी विद्युत धनी तत्व का क्या हुआ है, निष्कासन हुआ है। विद्युत धनी तत्व का क्या हुआ है, निष्कासन हुआ है। इसका मतलब ये भी विद्युत धनी तत्वों का जब भी निष्कासन होगा क्या कहलाएगी, ऑक्सीकरण कहलाएगी। तो ये हो गया आपका ऑक्सीकरण विद्युत धनी तत्वों के आधार पर। अब हम बात करते हैं अपचयन। तो जैसे पिछले वाले में हमने पढ़ा था कि भाई हाइड्रोजन के आधार पर कि मतलब वे जिसमें विद्युत धनी तत्व का क्या होता है, मतलब हाइड्रोजन का संयोग होता है, तो वो क्या कहलाती है, अब ये अपचयन कहलाती है। तो हाइड्रोजन का संयोग मतलब विद्युत धनी तत्व का संयोग, तो यहाँ पर भी लिख सकते हो, या फिर इसका उल्टा लिख दो। तो वे अभिक्रियाएं जिनमें विद्युत धनी तत्वों का संयोग होता है, क्या कहलाती है, आपकी अपचयन कहलाती है। जैसे उदाहरण देख लेते हैं, जैसे Cl2 प्लस का Mg, तो इससे आपका बन रहा है MgCl2, ठीक है। Cl2 प्लस Mg, इससे क्या बन रहा है आपका MgCl2 बन रहा है। तो बताओ इसका ऑक्सीकरण हो रहा है या फिर अपचयन हो रहा है। यहाँ पर आपको चेक करना है कि क्या विद्युत धनी तत्व का संयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर Cl की बात करें तो Cl के ऊपर क्या रहता है, आपका माइनस आवेश रहता है ना। क्लोरीन है कितने नंबर पे आता है, 17 से 18 पे जाना जाएगा तो माइनस आएगा। इसका मतलब इसके ऊपर माइनस है, लेकिन माइनस के विद्युत ऋणी तत्व के आधार पर देखना ही नहीं, हमारे को विद्युत धनी तत्व के आधार पर देखना है। Mg की बात करें तो Mg 12 नंबर पे आता है, मतलब 10 पे जाएगा तो कितने इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, 2 त्यागेगा। कहने का मतलब ये विद्युत क्या हुआ, धनी हुआ ना, और ये क्या हुआ, विद्युत ऋणी हुआ। तो यहाँ पर देखो विद्युत धनी तत्व का संयोग हुआ कि नहीं हुआ, मतलब Mg है वो Cl के साथ में जुड़ा कि नहीं जुड़ा। तो यहाँ पर देख पा रहे हो कि Mg है वो Cl2 के साथ में जुड़ गया। इसका मतलब ये अभिक्रिया है वो कौन सी होगी आपकी, वो होगी अपचयन अभिक्रिया, क्योंकि विद्युत धनी तत्वों का जिसमें संयोग होता है वो क्या कहलाती है, आपकी अपचयन अभिक्रिया है वो कहलाती है। तो ये हो गया आपका विद्युत धनी तत्व के संयोग और वियोजन के आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन। पहली दो अभिक्रिया अगर समझ में आ गई, इसका मतलब आप आसानी से ये सारी चीजें वो कर सकते हो। ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन का संयोग, ऑक्सीजन का संयोग मतलब हाइड्रोजन का निष्कासन, ऑक्सीजन का संयोग। तो अब यहाँ पर चारों परिभाषाएं आप बोल सकते हो कि ऑक्सीजन में पता है क्या विद्युत ऋणी होता है, हाइड्रोजन क्या होता है, विद्युत धनी होता है। तो वे अभिक्रिया जिनमें ऑक्सीजन का संयोग, ऑक्सीजन का संयोग मतलब विद्युत ऋणी का संयोग, क्योंकि ऑक्सीजन पर क्या आता है, माइनस आता है। तो वे अभिक्रिया जिनमें ऑक्सीजन का संयोग मतलब विद्युत ऋणी तत्व का संयोग,
और वे अभिक्रिया जिनमें ऑक्सीजन का संयोग हाइड्रोजन का निष्कासन, हाइड्रोजन का निष्कासन मतलब विद्युत धनी तत्व का निष्कासन, वो क्या कहलाता है? विद्युत धनी तत्व का निष्कासन, वो क्या कहलाएंगे? ऑक्सीकरण। और अपचयन की परिभाषा क्या दोगे कि अपचयन क्या होता है? वे अभिक्रिया जिनमें ऑक्सीजन का निष्कासन, ऑक्सीजन का निष्कासन मतलब विद्युत ऋणी तत्व का निष्कासन, और हाइड्रोजन का संयोग, हाइड्रोजन का संयोग मतलब विद्युत धनी तत्व का संयोग। तो पहले दो अभिक्रिया आ गई समझ में, तो दो बाकी की दो अभिक्रिया वो तो आसानी से समझ में आपको आ जाएगी। अब हम पढ़ते हैं अगला के विद्युत ऋणी तत्व के आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन। तो विद्युत ऋणी तत्व के संयोग और वियोजन के आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन। तो अब तो आपको परिभाषा समझ में आ गई होगी कि परिभाषा क्या होगी ऑक्सीकरण की। तो जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है, ऑक्सीजन का संयोग होता है मतलब विद्युत ऋणी तत्व का संयोग। तो ऑक्सीकरण किसे कहेंगे? जिसमें विद्युत ऋणी तत्व का क्या होगा? विद्युत ऋणी तत्व का संयोग होगा। विद्युत ऋणी तत्व का जब भी संयोग होगा तो उसको है वो हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीकरण बोलेंगे। जैसे यहाँ पर बात करते हैं, जैसे Mg प्लस का Cl2 से बन रहा है आपका MgCl2। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बताओ? यहाँ पर क्या चीज हो रही है? Mg प्लस Cl2 से MgCl2 बन रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रही है? यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर विद्युत ऋणी तत्व है, Cl के ऊपर क्या होता है? माइनस होता है ना। इसका मतलब विद्युत ऋणी तत्व का है वो क्या हो रहा है? आपका संयोग हो रहा है। किसके साथ में हो रहा है? Mg के साथ में संयोग हो रहा है। इसका मतलब विद्युत ऋणी तत्व का संयोग हो गया। इसका मतलब यहाँ पर क्या अभिक्रिया कौन सी होगी? ऑक्सीकरण होगी। इससे पहले हमने देखी थी सेम टू सेम यही अभिक्रिया देखी थी, Mg प्लस Cl2 से MgCl2 बन रहा था। और वहां पर बात कर रहे थे किसके आधार पर? विद्युत धनी तत्व के आधार पर। वहां पर भी हम बात कर रहे थे इसका क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। और यहाँ पर बात कर रहे हैं इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। तो ये कैसे संभव है? एक ही अभिक्रिया के लिए ये मान लो अभिक्रिया की, तो हम किसका जवाब देंगे? इसका अपचयन हो रहा है कि इसका ऑक्सीकरण हो रहा है? हमें कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पर आपको आगे हम अभी पढ़ेंगे कि जो ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया होती है ना, वो एक अभिक्रिया में एक साथ होती है। मतलब ऑक्सीकरण भी होता है अभिक्रिया के अंदर और अपचयन भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज होने की जरूरत है नहीं है। आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि Mg प्लस Cl2 से MgCl2 है, या आप यहाँ पर बोल सकते हो कि Mg का MgCl2। यहाँ पर Mg है वो क्या हुआ? विद्युत धनी तत्व है। विद्युत धनी तत्व का संयोग हुआ है, विद्युत धनी तत्व है उसका संयोग हुआ है, तभी तो वो MgCl2 बनाना। इसका मतलब Mg का MgCl2 है। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या हो रहा है? इसका क्या हो रहा है? विद्युत धनी तत्व का क्या हो रहा है? संयोग। और विद्युत धनी तत्व का संयोग होता है तो वहां पर क्या होता है? विद्युत धनी तत्व का संयोग मतलब हाइड्रोजन का संयोग मतलब अपचयन होता है। ठीक है, तो उसके बारे में हम आगे बात है वो कर लेंगे। तो आपको ये समझना ऑक्सीकरण किसे कहते हैं? विद्युत ऋणी तत्व का संयोग। तो यहाँ पर Cl के ऊपर माइनस था इसलिए वो जुड़ा Mg के साथ में, इसलिए क्या बन गया? MgCl2 बन गया यहाँ पर। तो ये हो गया आपका ऑक्सीकरण विद्युत ऋणी तत्व के संयोग के आधार पर। अब बात करते हैं अपचयन। अपचयन विद्युत ऋणी, अब इसका उल्टा हो जाएगा, विद्युत ऋणी तत्व का वियोजन। तो वे अभिक्रियाएं जिनमें विद्युत ऋणी तत्व का क्या होता है? वियोजन होता है, वो क्या कहलाएगी? आपकी विद्युत अपचयन अभिक्रिया है वो कहलाएगी। इसका एक उदाहरण देख लेते हैं, जैसे FeCl3 प्लस का H2, इससे आपकी अभिक्रिया होगी FeCl2 प्लस का HCl। ठीक है, तो इस अभिक्रिया में आपको देखना है कि क्या विद्युत ऋणी तत्व का वियोजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर देखो विद्युत ऋणी तत्व का वियोजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो FeCl3 था और ये FeCl3 इस साइड में जाकर क्या बन गया? FeCl2। इसका मतलब यहाँ पर एक Cl निकला है ना, देखो Cl निकला है यहाँ पर, तो Cl निकलना है मतलब Cl के ऊपर माइनस होता है, इसका मतलब ये विद्युत ऋणी है। तो एक विद्युत ऋणी तत्व का क्या हुआ है? वियोजन हुआ है, मतलब निष्कासन हुआ है। और विद्युत ऋणी तत्व का निष्कासन हुआ है, इसका मतलब उसका क्या हुआ है? अपचयन हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया? आपको पता चल रहा है यहाँ पर विद्युत ऋणी तत्व का निष्कासन हो गया, Cl3 से Cl2 में चला गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया? आपका अपचयन हो गया। तो आज वो हमने अभिक्रिया है वो ऑक्सीकरण और अपचयन है उसके बारे में पढ़ लिया है कि किस किस आधार पर है। तो अब अगर हम एक साथ इनकी सबकी परिभाषा लिखे, ये सारे उदाहरण भी आपको याद करने हैं, एक साथ इनकी परिभाषा लिखे कि ऑक्सीजन के संयोग या ऑक्सीजन हाइड्रोजन विद्युत धनी और विद्युत ऋणी तत्व के आधार पर, इन सब के आधार पर ऑक्सीकरण की क्या परिभाषा होगी। तो देखो ऑक्सीकरण की परिभाषा लिखते हैं सबसे पहले। तो लिखेंगे वे अभिक्रियाएं, एक साथ लिख रहे हैं सबकी परिभाषा, वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन या ऑक्सीजन क्या है? विद्युत ऋणी है या विद्युत धनी है? विद्युत
ऋणीय विद्युत ऋणी तत्वों ऑक्सीजन या विद्युत ऋणी तत्वों तथा विद्युत ऋणी तत्वों का संयोग तथा हाइड्रोजन या विद्युत धनी तत्वों का निष्कासन होता है, क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर एक साथ हमने जो चारों परिभाषाएं अलग अलग पढ़ी थी उन सबको अलग साथ में लिख लिया। ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन का संयोग, ये याद रखो। ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन का संयोग, ऑक्सीजन का संयोग तो हाइड्रोजन का निष्कासन। अब ये पता चल गया ऑक्सीजन ऑक्सीकरण का संयोग है, ऑक्सीजन का संयोग है ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन का संयोग, तो ऑक्सीजन क्या होता है? विद्युत ऋणी विद्युत धनी, विद्युत ऋणी होता है। तो मतलब वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन का संयोग या विद्युत ऋणी तत्वों का संयोग, तो वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन या विद्युत ऋणी तत्वों का संयोग, अब विद्युत ऋणी तत्वों का संयोग हो रहा है मतलब विद्युत ऋणी तत्वों का निष्कासन होगा। ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है मतलब हाइड्रोजन का क्या होगा? निष्कासन होगा। तो वो क्या कहलाएगी? ऑक्सीकरण कहलाएगी। अब आप बताओ फटाफट से अपचयन की परिभाषा क्या होगी? फटाफट से दिमाग के अंदर बताओ क्या होगी, क्या हो रही है आपके, क्या दिमाग के अंदर आ रही है? कि वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन या विद्युत ऋणी तत्वों का संयोग, विद्युत ऋणी तत्वों का संयोग होगा। संयोग कहां से होगा? अपचयन पढ़ रहे हैं तो ऑक्सीजन और विद्युत ऋणी तत्वों का क्या होगा? वियोजन होगा। संयोग हो गया तो फिर तो ये सेम परिभाषा हो जाएगी। तो विद्युत ऋणी तत्वों का वियोजन या निष्कासन बोल सकते हो, तथा हाइड्रोजन या विद्युत धनी तत्वों का निष्कासन होता है, अपचयन अभिक्रियाएं कहलाती है। ठीक है, तो ये पढ़ दिया हमने ऑक्सीकरण अपचयन किसका आधार पर? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, विद्युत धनी और विद्युत ऋणी तत्वों के आधार पर। अब ये जो परिभाषाएं हैं इनको आपको अच्छे से याद करना है कि ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, अपचयन किसे कहते हैं। एक बात मैंने बताई, आप याद रखो कि ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन का संयोग, ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन का संयोग मतलब हाइड्रोजन का निष्कासन, ऑक्सीजन का संयोग मतलब विद्युत ऋणी तत्व का संयोग, और हाइड्रोजन का निष्कासन मतलब विद्युत धनी तत्व का निष्कासन। तो यहाँ से आपकी ये पूरी परिभाषा आप लिख सकते हो। ठीक है, इसी प्रकार से अपचयन हो जाएगा, जो ऑक्सीकरण की क्या होगी? उल्टी होगी, विपरीत होगी। तो ये हो गया हमारा ऑक्सीकरण अपचयन। अब यहाँ पर आपको चार परिभाषाएं देनी पड़ती है भाई, एक ही ऑक्सीकरण की, एक ही अपचयन की, तो ये क्या हो जाता है? थोड़ी सी लंबी हो जाती है। तो वर्तमान में जो ऑक्सीकरण अपचयन की अभिक्रियाएं हैं वो इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाने वाले अभिक्रियाओं का जो अध्ययन है वो हमारे जो अगला वीडियो लेक्चर आएगा उसके अंदर हमें करेंगे। तो आज आपको इनको अच्छे से, ऑक्सीकरण अपचयन बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, पेपर के अंदर है वो आने की संभावना रहती है इसकी। तो आपको इसको है वो अच्छे से आपको इसको याद करना है। ठीक है, तो बाकी है वो आगे हमें जो अगली क्लास आएगी उसके अंदर है अध्ययन करेंगे।